महानता कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिर के उठ जाने में है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसके रॉय फिजिक्स क्लासेज में। आज मैं आपसे बात करूंगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के ऊपर। और मैंने इससे पहले न्यूटन के फर्स्ट लॉ को और न्यूटन के सेकंड लॉ को देखा है। तो न्यूटन्स के सेकंड लॉ में हम F इक्वल टू ma का फॉर्मूला प्रूव किया। F इक्वल टू ma यानी फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला हम प्रूव किए न्यूटन्स के सेकंड लॉ से। तो न्यूटन्स के सेकंड लॉ से कुछ और भी बातें हैं, इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये मेरा मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला होगा F इक्वल टू ma यानी फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। चलिए और भी कुछ बातें करते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ के ऊपर, कुछ कंसेप्चुअल बातें हैं, देखते हैं। यहां पे ये फोर्स है और ये क्या है आपका एक्सेलरेशन। तो ये दोनों का जो डायरेक्शन है ये क्या है, सेम होगा। कोई पूछेगा ये का एक्सेलरेशन किधर होगा भैया, तो ये का एक्सेलरेशन जो है ना वह नेट एक्सटर्नल फोर्स की तरफ होगा। यानी कोई बॉडी पे अगर अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा रहे हो राइट साइड या इस तरह से, तो एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन उसी तरफ होगा जिस तरफ आपका फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। तो यहां पे आप कह सकते हो EXT, यानी कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स है EXT मींस एक्सटर्नल फोर्स आपने बॉडी पे लगाया। मान के चल कि ये कोई बॉडी है, यही कोई बॉडी है और इस बॉडी पे आपने फोर्स लगाया ऐसे, ये एक्सटर्नल फोर्स EXT। चलिए देखते रहिए और समझते रहिए। तो बॉडी पे जब आपने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन भी इधर ही होगा। यानी ए का डायरेक्शन और F का डायरेक्शन क्या है, सेम है। एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वह अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के तरफ होगा। दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम दिख रहा है। लेकिन दो तीन बातें आपको समझना जरूरी होगा। ये फॉर्मूला जो है ना वो वैलिड तब होगा जब आपका मास बॉडी का क्या हो, कांस्टेंट हो। मास क्या हो, मास कांस्टेंट हो, मास नहीं बदलता हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जो वैलिड है वह इनर्शियल फ्रेम में। कौन से फ्रेम में वैलिड है, इनर्शियल। हालांकि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम के ऊपर हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। अभी समझ लीजिए। तो दिस इज वैलिड, ये जो वैलिड होगा फॉर कांस्टेंट मास। कौन से मास के लिए भैया, कांस्टेंट मास। यानी कि आपका मास क्या होना चाहिए, कांस्टेंट है। एंड इन इनर्शियल फ्रेम में, कौन से फ्रेम में वैलिड है, इनर्शियल फ्रेम में ये आपका वैलिड होगा। दो कंसेप्ट याद रख लीजिएगा। ये जो वैलिड है जब आपका m कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि मास क्या होना चाहिए आपका, कांस्टेंट मास, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है ये आपका वैलिड है इनर्शियल फ्रेम में। ये फॉर्मूला तब लगाओगे जब दो कंडीशन होगा साथ में। पहला तो कांस्टेंट मास होगा एंड दूसरा क्या होगा भैया, दूसरा इनर्शियल फ्रेम होगा। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम के ऊपर अगले वीडियो में हम बात करेंगे, अभी समझिए। तो यदि मान के चलिए आपसे कोई पूछे कि भाई साहब अगर मान के चलिए मास कांस्टेंट नहीं हो तो फिर क्या ये फॉर्मूला नहीं लगाइएगा, तो नहीं लगाइएगा। मास जब कांस्टेंट होगा तभी लगाइएगा। जब मास वेरी करेगा तो आप सर क्या फॉर्मूला होगा उसके लिए, तो उसके लिए हम देखते हैं कि जब मास कांस्टेंट नहीं है, मान के चलते हैं हम ये बताते हैं आपको, इफ m इज नॉट कांस्टेंट, आपका मास जो है m जो है वह कांस्टेंट इस बार नहीं है। तो न्यूटन्स के सेकंड लॉ में हमने ये बात आपको बताया कि F इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, dp अपॉन dt। यानी p मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम को जब आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो क्या मिलता है आपको, एक्सेलरेशन। और हमने तो बताया है p इक्वल टू क्या होगा जी, mv। चलिए देखिए p इक्वल टू क्या बताया है, mv। तो यहां पे इस जगह पे आप ये वैल्यू डाल सकते हैं। F इक्वल टू स्केलर फॉर्म में ले सकते हैं, F इक्वल टू D, और भैया आप P के जगह वैल्यू क्या डालिएगा, तो M इंटू V, MV। और यहां पे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, टाइम के रिस्पेक्ट में। और मैथ में एक प्रोडक्ट रूल होता है y इक्वल टू U इंटू V। तो यही तो फॉर्म है, y इक्वल टू इस तरह से m इंटू v है। तो डिफरेंशिएट करोगे जब डेरिवेटिव करोगे इसको, तो ये फॉर्मूला याद रखना होगा, dy बाई dx x के रिस्पेक्ट में और यहां टाइम के रिस्पेक्ट में। तो पहले u को करो du
अपॉन डी एक्स वी प्लस फिर क्या हो जाएगा, तो डी वी डी एक्स इंटू यू। यानी ये प्रोडक्ट रूल कहता है कि यू को पकड़ो, किसको पकड़ो, यू को पकड़ो, वी को छोड़ो, फिर वी को पकड़ो, यू को छोड़ो। यानी पहला को पकड़ो, दूसरा को छोड़ो, फिर दूसरा को पकड़ो, पहला को छोड़ो। तो यहां पे क्या दिख रहा, यहां पे दिख रहा कि यदि आप एम को करते हो तो वी को छोड़ दीजिए एक बार, और दूसरा बार भी को छोड़ते हो तो एम को छोड़ना होगा, किसी एक को करना होगा। यानी प्रोडक्ट रूल का हम यूज करेंगे। तो ऐसे लिखिएगा आप, एफ इजकल टू फोर्स इजकल टू 1 by 1 कर लेते हैं हम डिफरेंशिएट। एक बार एम को छोड़ दिए, किसको किए जी, डीवी अपॉन dt, ठीक है, प्लस पहला को एम को पकड़ो, भी को छोड़ो, एम को छोड़ो, भी को पकड़ो। अब क्या करते हैं, यहां हम करते हैं एम को पकड़ लीजिए, तो डी एम अपॉन डी टी इंटू वी, सही है। ऐसा देखिए, एम को छोड़े, भी को पकड़े, फिर एम को पकड़े, भी को छोड़े, यानी एफ इजकल टू एम इंटू डी वी बाई डी टी प्लस डी एम बाई डी टी इंटू वी। ये तब लगाओगे फॉर्मूला जब आपका मास कांस्टेंट नहीं हो। तो यानी कि मास क्या हो, जो हो यहां पे एम इज वेरिएबल, एम क्या हो आपका वेरिएबल हो, तब लगाओगे। ये फॉर्मूला तब लगेगा फोर्स के लिए जब मास आपका वेरिएबल हो, यानी चेंज हो, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो एफ इजकल टू एम इंटू डी वी बाई डी टी प्लस डी एम बाई डी टी इंटू वी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आपका एक स्पेशल केस जब एम जो है, मास जो है, वह क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। चलिए देखते हैं, मास स्पेशल केस में हम आपको बताएंगे, इसी फॉर्मूला से हम बता दें स्पेशल केस। यानी स्पेशल केस में एम क्या है जी, कांस्टेंट है, सी से इंडिकेट कर सकते हो, एम इक्वल टू सी। अब यहां से एक चीज समझिए, तो आप एफ इक्वल टू एम इंटू डी वी अपॉन डी टी प्लस डी, मास क्या आपका कांस्टेंट, यानी डी सी अपॉन डी टी और इंटू वी, ठीक है। तो एफ इक्वल टू एम इंटू डी वी बाई डी टी के जगह क्या लिख सकते हो जी, ए लिख सकते हो, सही है, प्लस कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या जानते हो, 0 इंटू वी। तो आपका एक फॉर्मूला हुआ एफ इक्वल टू एम ए प्लस ये टर्म 0, यानी फाइनल फॉर्मूला हुआ एफ इक्वल टू एम ए। तो ये तो तब लगेगा ना, ये कब हुआ, जब आपका एम कांस्टेंट होगा। मान के चलिए अगर एम कांस्टेंट नहीं होता तो क्या इसका डिफरेंशिएशन 0 होता, 0 नहीं होता तो क्या ये टर्म हटता, जब नहीं हटता तो क्या ये फॉर्मूला आता। यानी ये फॉर्मूला तब वैलिड होगा जब आपका ये कंडीशन साथ में होगा, यानी एम इक्वल टू कांस्टेंट। तो कहेंगे ये सब जगह वैलिड नहीं होगा, लेकिन वहां वैलिड तब होगा जहां पे एम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बोलिए ये कब होगा, जब मास कांस्टेंट होगा। जब मास कांस्टेंट होगा तो ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, जब मास कांस्टेंट नहीं होगा, मास चेंज करेगा, वेरिएबल होगा, तो ये फॉर्मूला लगेगा। और मास कांस्टेंट में ऐसे, तो कहां पे मास वेरी करता है, तो जनरली रॉकेट के केस में, किसके केस में, और रॉकेट के केस में, और रॉकेट जो होता है उसका फ्यूल जो होता है टाइम के रिस्पेक्ट में बदलते रहता है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में बदलते रहता है तो वहां तो मास वेरिएबल हो जाता है, तो वेरिएबल हो जाता है तो हम क्या करेंगे, और रॉकेट के केस में ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन जब मास कांस्टेंट होगा जनरली तो एफ इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एफ इक्वल टू एम ए। तो एफ एम इक्वल टू एम ए पे बहुत सारे सो मेनी प्रॉब्लम्स है, लेकिन हम प्रॉब्लम बताने से पहले न्यूटन्स के तीनों लॉ को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ को हमने देखा है, सेकेंड लॉ के ऊपर कुछ और भी बातें हम कर रहे हैं, फिर थर्ड लॉ, देन सो मेनी प्रॉब्लम्स हम बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। न्यूटन्स के सेकेंड लॉ में कुछ और भी पॉइंट्स है जिसको मैं बताना चाहता हूं। चलिए देखते हैं। अब न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को समझिए कंपोनेंट फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, कंपोनेंट फॉर्म में। चलिए बहुत सुंदर सा कंसेप्ट, प्यारा सा कंसेप्ट, देखते रहिए और समझते रहिए। न्यूटन्स सेकेंड लॉ इन कंपोनेंट्स फॉर्म, बोलिए कंपोनेंट्स फॉर्म। न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को हम देखना चाहते हैं
कंपोनेंट्स फॉर्म में, क्योंकि फोर्स के पास तो डायरेक्शन होती है ना, तो फोर्स जब अगर मान लिया एक्स की तरफ लगे या फिर वाई की तरफ लगे या फिर जेड की तरफ होगा तो कंपोनेंट की बात होगी। तो वहां पे हम फिर इस लॉ को कैसे लगाएंगे इसको हम समझाना चाहते हैं। तो ऐसे देखिए, इन द फॉर्म ऑफ components, in the form of components linear momentum, कौन सा मोमेंटम भैया, linear momentum can be क्या, रिटेन एज, उसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिनियर मोमेंटम कैन बी रिटेन एज। और हमने पी के लिए एक फॉर्मूला बताया आपको, पी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है जी, एम भी होता है। चलिए खूबसूरत बात। और एक और चीज जानकारी में रखिएगा, ये 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, एक एक्स, दूसरा वाई और तीसरा जेड। तो भैया एक्स के तरफ जो यूनिट वेक्टर लीजिएगा वो एक्स के तरफ आई कैप होता है, वाई के तरफ क्या होता है, वाई के तरफ या इधर ले लीजिए एक्स, ये आपका क्या है, ये वाई है और ये क्या है आपका जेड है। तो एक्स के तरफ आई कैप, वाई की तरफ जो है वह जे कैप और जेड के तरफ जो होता है जनरली जेड के तरफ क्या लीजिएगा, ये यूनिट वेक्टर में बताया गया था। तो कंपोनेंट के फॉर्म में जो मोमेंटम होगा वो कैसे होगा जी, वेक्टर पी इक्वल टू पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। देखिए ये एक्स के तरफ तो आई कैप, वाई के तरफ तो जे कैप, जेड के तरफ तो के कैप, यानी वेक्टर जो है ये लीनियर मोमेंटम जो है ये कंपोनेंट के फॉर्म में है, एक्स के तरफ आई कैप, वाई के तरफ जे कैप, जेड के तरफ के कैप। चलिए एंड फोर्स को जो आप लिख सकते हो, किसको, फोर्स को, वह कैसे लिख सकते हो, फोर्स को तो ऐसे लिख दीजिएगा, F इक्वल टू बोलिए एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट है, सो मेनी प्रॉब्लम्स को हम डील करेंगे। पहले इस कंसेप्ट को आप समझिए, F इक्वल टू इस तरह से। अब न्यूटन्स के लॉ से हम आपको बताए हैं इस तरह से, F इक्वल टू बोलिए 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 dp अपॉन dt। तो f की जगह ये वैल्यू डाल सकते हैं, डाल दीजिएगा, क्यों नहीं डाल सकते, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप इक्वल टू, हमने f के जगह ये वैल्यू डाला और d, ठीक है, p के जगह वैल्यू डाली ये सारे वैल्यू को, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप अपॉन डी टी। चलिए बहुत खूबसूरत बात। अब देखते हैं यहां से एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। अब इसको क्या करते हैं, u प्लस v प्लस w के फॉर्म में डेरिवेटिव हम करते हैं, तो ऐसे लिख सकते हो डी पी एक्स बाई डी टी आई कैप, वेरी गुड, प्लस dpy अपॉन dt जे कैप प्लस क्या 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 लिखिएगा, चलिए dp z बाई dt इंटू के कैप। अब देख लीजिए तो भैया यहां से, यहां भी आई कैप जे कैप के कैप, ये एलएचएस और ये आरएचएस में देखते हैं, यहां भी आई कैप जे कैप के कैप। तो हमको तो लाना है कंपोनेंट के फॉर्म में एक रिलेशन एफ के बीच और इसके बीच। तो क्या करते हैं जी, इसको हम क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप। तो आई कैप जे कैप के कैप को क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। चलिए देखते हैं, इक्वेट करवाते हैं। इक्वेटिंग द थ्री components along three coordinate axis। थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलॉन्ग जब आप क्या करवाओगे भैया, इक्वेट करवाओगे, तो क्या मिलेगा आपको, वी गेट हम पाएंगे। इसको मिटा देते हैं, चलिए इसकी काम हो गई है। तो वी गेट हम पाएंगे, क्या पाएंगे, सो देखिए यह भैया आपका जो x है, ये x देख लीजिए, x
ये गया x के साथ, तो ऐसे लिखा जा सकता है। क्या लिखोगे, डी पी एक्स अपॉन टी टी। फिर से p, अब बताइए यहां पे p है तो p के जगह क्या वैल्यू डालोगे जी, एम भी, तो d और m और इंटू वी एक्स। चूंकि हमने तो पढ़ाया था वेलोसिटी का जिधर डायरेक्शन होगा उधर लीनियर मोमेंटम का होगा, तो लीनियर मोमेंटम का x की तरफ, इसीलिए वी एक्स यानी वेलोसिटी का वी एक्स की तरफ। और बताइए ये डी टी, हमने तो सब जगह मास को कांस्टेंट करके बताया है, तो यहां पे अगर आप कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएगा तो डी वी एक्स इंटू डी टी यानी एम इंटू ए एक्स, यानी एफ एक्स इजिकल टू क्या फॉर्मूला आ रहा है, एम ए एक्स, या फाइनली ऐसे कह सकते हो डी पी एक्स अपॉन डी टी इजिकल टू एम ए एक्स। चलिए वेरी गुड, समझ में आ रही बात। उसी तरह से आप y को भी इक्वेट करवा सकते हो, ये टर्म और इस टर्म को, तो ऐसे पाओगे एफ वाई इजकल टू डी पी वाई अपॉन डी टी। ऐसे जब सॉल्व करोगे बाय प्रोसेस तो क्या देखोगे, एम ए वाई। चलिए बढ़िया, फिर क्या होगा जी, एफ जेड इजकल टू बोलिए डी पी जेड अपॉन डी टी एम ए जेड हो गया। दिस इज द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट इन न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ को हमने कंपोनेंट फॉर्म में देखा, और यहाँ एफ एक्स इजकल टू क्या हो गया, एम ए एक्स, एफ वाई इजकल टू क्या, एम ए वाई, और एफ जेड इजकल टू एम ए जेड। यहाँ पे एक खास बात देखने को मिल रहा है कि भैया आपका अगर एक्स के तरफ फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी एक्स के तरफ, अगर फोर्स के तरफ आपका वाई के तरफ फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी वाई के तरफ, अगर फोर्स जो है जेड के तरफ लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी जेड के तरफ, यानी जिधर जिधर एक्स एफ का डायरेक्शन होगा उधर उधर ही आपका क्या है, ए का डायरेक्शन होगा, और हमने पहले भी बताया था। चलिए फिर और भी आगे बात करते हैं। ये रहा न्यूटन्स का सेकंड लॉ इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट। कौन से फॉर्म में, कंपोनेंट में। बहुत खूबसूरत चीज है न्यूटन्स का सेकंड लॉ। अब जो क्वेश्चन देखेंगे एकदम धमाकेदार क्वेश्चन सब, बस देखते रहिए और समझते रहिए। कहीं भी दिक्कत लगे वीडियो को रोकिए, समझिए, फिर आगे बढ़िए। तो एक बहुत ही खूबसूरत सा फॉर्मूला हम यहाँ पे ये चीज यूज करना चाहते हैं, सिग्मा। इसका मतलब सिग्मा एफ एक्स इजकल टू एम ए एक्स, यानी ऐसा कह सकते हो जी समेशन ऑफ ऑल द फोर्स इन कौन से डायरेक्शन में भैया, एक्स डायरेक्शन में, इजकल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी कौन से डायरेक्शन में, एक्स। जिधर फोर्स लगाओगे उधर भी एक्सेलरेशन, ऐसा नहीं फोर्स लगाओगे एक्स में अब ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा वाई में, तो जुलूम नहीं कर देना, याद रख लीजिएगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है आपके बीच, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू एम ए वाई, ये रहा फॉर्मूला। और तीसरा फॉर्मूला सिग्मा एफ जेड इक्वल टू एम ए जेड, यानी फोर्स का जिधर डायरेक्शन उधर ही एक्सेलरेशन का, फोर्स का डायरेक्शन एक्स के तरफ एक्सेलरेशन एक्स, वाई तो वाई, जेड तो जेड, यानी समेशन ऑफ ऑल द फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। चलिए खूबसूरत सी बात, एक छोटा सा शॉर्टकट कंसेप्ट हम आपको बता देना चाहते हैं ताकि प्रॉब्लम में आपको ये क्या करे, हेल्पफुल साबित हो सके। और प्रॉब्लम जब बताएंगे तो समझ में आएगा। अभी आपको लगता होगा सर प्रॉब्लम तो नहीं बता रहे, प्रॉब्लम बताएंगे, पहले देखिए इसको। हमने ये बताया आपको, ऐसे भी कह सकते हो सिग्मा ई एक्स टी एक्सटर्नल इक्वल टू क्या बताया है, एम ए, ठीक है। तो भैया आपका ऐसे भी लिख सकते हो ना, फोर्स है तो एरो लगा दीजिए, तो ए बराबर लिखा जा सकता है ना जी, क्या सिग्मा एफ एक्सटर्नल और अपॉन क्या है एम। याद रख लीजिएगा, छोटा सा फॉर्मूला लेकिन अच्छे अच्छे प्रॉब्लम को ये सॉल्व करने में हेल्पफुल काम करेगा। सिग्मा एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम ए, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्सटर्नल बाय मास अपॉन मास हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट। और कौन से फोर्स है भैया, ये एक्सटर्नल फोर्स है, याद रखोगे, एक्सटर्नल फोर्स अपॉन क्या, अपॉन टोटल मास। ये याद रख लीजिएगा, एक्सेलरेशन जहां कहीं भी निकालना हो तो क्या लगाइएगा,
नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। एक्सेलरेशन जब भी निकालना हो किसी भी सिस्टम का तो नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास, जो भी बॉडी का मास है वो टोटल मास होगा। तो आज के बाद एक फॉर्मूला, बहुत ही खूबसूरत सा फॉर्मूला जरूर याद रख लीजिएगा कि एक्सेलरेशन जब भी निकालना हो तो नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना होगा भाई साहब कि एक्सटर्नल फोर्स का समेशन जब भी होगा तो क्वांटिटी आपका कौन सा है, ये वेक्टर। दैट्स व्हाई दिस इज एडेड वी रूल, यानी वेक्टर एडिशन रूल होगा। वी सम बोलिएगा, वेक्टर सम, और ये मास आपका स्केलर है इसलिए ये जो होगा वह एस सम होगा, यानी स्केलर सम। यहाँ पे आप स्केलर सम लगाओगे और यहाँ पे वेक्टर का समेशन होगा और तब जाके बॉडी का क्या निकलेगा, एक्सेलरेशन। तो फिर अगले